सबका आपका अपना YouTube चैनल अब बढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे जो हम लोगों ने बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा 2022 के लिए जो हम लोगों ने एडिटोरिया के नए बुक से प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर रखा है, उस सीरीज में आज आगे बढ़ते हुए देखेंगे हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 7। इससे पहले 6 प्रैक्टिस सेट जो है वो ऑलरेडी अपलोड है, अगर नहीं देखें आप तो प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। इसके साथ ही साथ बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा के लिए अन्य बहुत सारे प्रैक्टिस सेट्स जो है वो अपलोडेड है, जो कि आपके आगामी एग्जाम्स के लिए काफ़ी लाभदायक साबित होगा। तो चलिए अब बढ़ते अपने क्वेश्चंस की तरफ। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो यह कह रहा है कि निम्नलिखित में से जीव विज्ञान की कौन सी शाखा जो है वो कीटों के अध्ययन से संबंधित है। फाइकोलॉजी नहीं है, फाइकोलॉजी में शैवालों का अध्ययन किया जाता है, तो यह तो नहीं है। फिर कह रहा है ऑफियोलॉजी में सर्पों का अध्ययन किया जाता है, ये भी नहीं है। एंथोलॉजी में फूलों का अध्ययन किया जाता है, ये भी नहीं है। इसका सही आंसर होगा एंटोमोलॉजी में देखा जाए तो कीटों का अध्ययन किया जाता है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जेडी वॉटसन एवं क्रिक ने डीएनए की द्विकुंडलिक संरचना मॉडल का प्रतिपादन कब किया था। तो इन्होंने किया था 1953 में, और फिर इसी कार्य के लिए इनको 1962 में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए 1953 में। याद रखिएगा, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का जो संश्लेषण है वो हरगोविंद खुराना ने किया था, और डीएनए जो होता है वो सभी अनुवांशिक क्रियाओं का संचालन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। सोडियम क्लोराइड के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है, यह पूछ रहा है। यह जो है वो एक सहसंयोजक यौगिक है, यही सही नहीं है। फिर कह रहा है इसे सामान्य नमक के रूप में जाना जाता है, यह सही है। यह एक खाद्य संरक्षक के रूप में प्रयोग किया जाता है, यह भी बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गहरे तले हुए खाद्य पदार्थ कैंसरजनक होते हैं क्योंकि उनमें प्रचुरता होती है। तो क्योंकि तले हुए पदार्थ में वसा की प्रचुरता होती है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए वसा की। याद रखिएगा, वसा जो होता है वो ग्लिसरॉल एवं बसीय अम्ल का एक एस्टर होता है, और 1 ग्राम वसा से 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा जो है वो उत्पादन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा हार्मोन जो है वो पौधे में फूल खिलने हेतु उत्तरदायी होता है। एथिलीन नहीं, एथिलीन हार्मोन जो होता है वो फल पकाने में सहायक होता है। ऑक्सीन्स की अगर बात करते हैं तो यह पौधों की वृद्धि में नियंत्रक होता है। साथ ही साथ फ्लोरिजेंस की अगर बात करते हैं तो ये पौधे में फूल खिलने के लिए उत्तरदायी होता है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। वहीं जिब्रेलिन्स की अगर बात करते हैं तो ये पौधे की लंबाई को बढ़ाता है, मतलब बौने पौधे को लंबा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। आहार नली एक लंबी नली है जो ब्लैंक को विस्तृत है। तो आहार नाल लगभग 6 से 9 मीटर तक एक लंबी कुंडलित एवं पेशीय नली है, जिसका विस्तार जो है वो मुख से लेकर गुदा तक होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर जी, मुख से लेकर गुदा तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। कह रहा है खट्टे स्वाद के लिए कोशिकाएं जीव के किस भाग में होती है। तो ये पार्श्व किनारे पर होती है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। वहीं याद रखिएगा, जीव के सबसे पिछले भाग पर कड़वे स्वाद का होता है, आगे के किनारों पर नमकीन, और सबसे आगे पर मीठे स्वाद का अनुभव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। कह रहा है निम्नलिखित में से किस विटामिन को नियासिन के नाम से भी जाना जाता है। तो नियासिन के नाम से विटामिन B3 को जाना जाता है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, विटामिन B3, और इसी के कमी से पेलाग्रा यानी कि दाद की बीमारी जो है वो होती है। वहीं और ऑप्शंस की बात करें तो विटामिन B2 का केमिकल नाम होता है राइबोफ्लोविन, विटामिन B5 का होता है पेंटोथेनिक अम्ल, और विटामिन B7 का होता है बायोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यकृत एवं मांसपेशियां में ऊर्जा जमा होती है। तो देखिए, एक्चुअली हमारे शरीर के कोशिकाओं को कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, लेकिन जब शरीर को ऊर्जा के लिए ग्लूकोज की आवश्यकता नहीं होती है, तब जो ग्लूकोज जो होता है वो ग्लाइकोजन के रूप में यकृत और मांसपेशियों में जमा हो जाती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ग्लाइकोजन के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। मस्तिष्क की विकृतियों का पता लगाने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। देखिए, एक तो होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, जिसका प्रयोग जो है वो हृदय संबंधी असमानताओं का पता लगाने के लिए किया जाता है। लेकिन आपसे यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है मस्तिष्क की विकृतियों का पता लगाने के लिए, तो वो होता है इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राफ। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मेंडल के आनुवांशिकता का सिद्धांत जो है वो किस पर आधारित है। मेंडल को आप लोगों को पता ही होगा कि आनुवांशिकता का पिता कहा जाता है, और इसका सिद्धांत जो था वो लैंगिक जनक पर आधारित था। इन्होंने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे का चयन भी किया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, लैंगिक जनक।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सोडा वाटर एवं अन्य ठंडे पेय पदार्थ में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो यह पाया जाता है कार्बोनिक अम्ल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, कार्बोनिक अम्ल। वहीं अगर हम लोग एसिटिक एसिड की बात करते हैं तो यह सिरका में पाया जाता है, साइट्रिक अम्ल नींबू में पाया जाता है, टॉर्टेरिक अम्ल जो है वो अंगूर में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, कह रहा है फिनॉल तथा फॉर्मेल्डिहाइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है। तो गर्म करने पर बेकेलाइट प्राप्त होता है, जिसका निर्माण जो है वो रेडियो टेलीविजन ये सब का जो कवर होता है या फिर वोल्टी ये सब बनाने में किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, बेकेलाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सोल्डर निम्नलिखित में से किसकी मिश्र धातु है। तो सोल्डर जो है वो सीसा और टीन की मिश्र धातु है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, सीसा और टीन की मिश्र धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित लौह तत्वों में आयरन की मात्रा के संदर्भ में कौन सा क्रम सही है। तो सबसे पहले होगा मैग्नेटाइट जिसमें 70 से 75% तक आयरन होती है। फिर होगा हेमेटाइट जिसमें लगभग 60 से 65% तक होती है। फिर होगा लिमोनाइट जिसमें 55 से लेकर 60% तक आयरन की मात्रा होती है। और फिर होगा सीडेराइट जिसमें 40 से 45% तक आयरन की मात्रा होती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और फिर सीडेराइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि है। देखिए सदिश राशि वैसे भौतिक राशियों को कहा जाता है जिनमें परिणाम के साथ साथ दिशा भी रहती है और योग के निश्चित नियमों के अनुसार जोड़ी जाती है। जैसे कि आप देखिएगा वेग है, विस्थापन है, बल है, त्वरण है, ये सब जो है वो सदिश राशि है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, बल। आगे है कि कपड़े साफ करने में प्रयोग होने वाले डिटर्जेंट है। तो सल्फोनेट जो होता है वो कपड़े साफ करने में प्रयोग होने वाले डिटर्जेंट हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। और यह जो है वो जल का पृष्ठ तनाव घटाकर अपमार्जक सतहों को साफ करता है। एक चीज़ और याद रखिएगा, वॉशिंग पाउडर को शुष्क रखने के लिए उसमें सोडियम सल्फेट या सोडियम सिलिकेट मिलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दिन साफ रहने की संभावना होती है। बैरोमीटर का पाठकांक एकाएक नीचे गिरता है, नहीं, जब एकाएक नीचे गिरता है तो आंधी आने की संभावना होती है। ठीक है, बैरोमीटर का पाठकांक जो है वो धीरे धीरे नीचे गिरता है, नहीं, जब धीरे धीरे नीचे गिरता है तो वर्षा होने की संभावना होती है। बैरोमीटर का पाठकांक धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है, हाँ तो बिल्कुल, जब बैरोमीटर का पाठकांक धीरे धीरे ऊपर चढ़ेगा तो दिन साफ रहने की संभावना होती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि संघनन क्या है। तो किसी निश्चित ताप पर वाष्प का द्रव में बदलना ही संघनन कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, वाष्प का द्रव में परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, कह रहा है नाभिकीय रिएक्टर की खोज जो है वो किसके द्वारा की गई थी। नाभिकीय रिएक्टर अल्फ्रेड नोबेल, नहीं, अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा डायनामाइट की खोज की गई थी। मैडम क्यूरी, नहीं, इनके द्वारा रेडियम की खोज की गई थी। हेनरी बैकुरेल, नहीं, इनके द्वारा रेडियो सक्रियता की खोज किया गया था। एनरिको फर्मी के द्वारा नाभिकीय रिएक्टर का खोज किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध जो है वो निम्नलिखित में से किस घटना से है। देखिए ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाने वाली गैसों के उत्सर्जन को कम करने के उद्देश्य से क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो 1997 के दिसंबर महीने में जापान के क्योटो शहर में आयोजित किया गया था। और क्योटो प्रोटोकॉल की अगर बात करते हैं तो यह एक अंतर्राष्ट्रीय संधि थी जिसको कि फिर फरवरी 2005 में लागू किया गया था और ये संबंधित है ग्लोबल वार्मिंग से। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ग्लोबल वार्मिंग। नेक्स्ट है कि भीमा निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है। भीमा की अगर बात करते हैं तो भीमा, तुंगभद्रा, मूसी, अमरावती, कोयना, पंचगंगा, दूधगंगा, घाटप्रभा, मालप्रभा, ये सब जो है वो कृष्णा की सहायक नदियां हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, कृष्णा। याद रखिएगा कृष्णा का उद्गम जो है वो महाबलेश्वर के समीप पश्चिमी घाट पहाड़ से है। भीमा की अगर बात कीजिएगा तो भीमा जो है वो कर्नाटक तथा महाराष्ट्र में बहने वाली नदी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, कह रहा है निम्नलिखित में से किसे 5 सागरों का पतन कहा जाता है। 5 सागरों का पतन जो है वो मॉस्को को कहा जाता है। अब वो 5 सागर कौन कौन है, कैस्पियन सागर, काला सागर, बाल्टिक सागर, श्वेत सागर और लडोगा सागर। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, मॉस्को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व वानिकी दिवस जो है वो 21 मार्च को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 21 मार्च को मनाया जाता है। वहीं अगर 22 मार्च की बात करते हैं तो 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। 22 मई की बात करते हैं तो 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है और 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, कह रहा है धान के खेत में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस निकलती है जो पर्यावरण हेतु खतरनाक होती है। यह बात कर रहा है CH4 यानी मीथेन की, जो कि एक ग्रीन हाउस गैस है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन है।
तो यह है गोदावरी नदी जो है वो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है और इसकी कुल लंबाई जो है वो 1465 किलोमीटर है और यह जो है वो महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्रंबक गांव के एक पहाड़ी से निकलती है और फिर बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, गोदावरी। गोदावरी नदी का जल ग्रहण क्षेत्र जो है वो भारत के 7 राज्यों में विस्तृत है और इसकी सहायक नदियां हैं पेनगंगा, इंद्रावती, प्राणहिता, सबरी, बैनगंगा, ये सब जो है वो गोदावरी की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में से किस मिट्टी में सर्वाधिक मात्रा में जल धारण क्षमता पाई जाती है? यह पाया जाता है काली मिट्टी में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, काली मिट्टी में। काली मिट्टी का निर्माण जो है वो विशाल चट्टानों के टूटने फूटने से होता है। इसमें आयरन, चूना, एल्युमिनियम एवं मैग्नीशियम की बहुलता होती है और यह जो है वो कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है और इसे रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही साथ इस मिट्टी का जो काला रंग जो होता है वो टिटेनिफेरस, मैग्नेटाइट एवं जीवाश्म की उपस्थिति के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। देखिए, किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले जीवों की संख्या तथा उनकी विविधता को जैव विविधता कहा जाता है और उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पृथ्वी के सभी पारिस्थितिकी तंत्रों की अपेक्षा जो जैव विविधता है वो अधिक पाई जाती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। कह रहा भारत के जनकीय इतिहास में किस वर्ष को महान विभाजक वर्ष की संज्ञा दी गई है? तो देखिए, महान विभाजन वर्ष दिया गया है 1921 को, क्योंकि 1911 से 1921 वाला जो टेन्योर था इसमें भारत की जो जनसंख्या दशकीय वृद्धि दर जो थी वो ऋणात्मक थी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 1921। एक क्वेश्चन पूछा जाता है लघु विभाजक वर्ष किसको कहा गया है? तो वो 1951 को कहा गया है, क्योंकि उस समय जन्म दर जो था वो अधिकतम था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह जो है वो भारत के पूर्वी तट पर स्थित है? तो एन्नोर बंदरगाह जो तमिलनाडु राज्य में बंगाल की खाड़ी मतलब पूर्वी तट पर स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। बाद बाकी न्यू मैंगलोर, कोची, दीनदयाल उपाध्याय जो है वो सब भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है। पूर्वी तट पर और कौन कौन सा स्थित है? जैसे पारादीप, विशाखापट्टनम, चेन्नई, कोलकाता, ये सब जो है वो सब पूर्वी द्वीप पर स्थित बंदरगाह है। आगे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा जो है वो हिमाचल प्रदेश में नहीं है? सिपकिला है, रोहतांग भी है, बारलाचा भी है, लिपू लेक नहीं है। लिपू लेक दर्रा हो गया, माना दर्रा हो गया, नीति दर्रा हो गया, ये सब उत्तराखंड में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन जो है वो आग्नेय चट्टान नहीं है? एक्चुअली मैग्मा या लावा के जमने से जो बनता है उसको आग्नेय चट्टान कहा जाता है। जैसे साइनाइट, बेसॉल्ट, बिटुमिनस कोयला, ग्रेनाइट, ये सब जो है वो आग्नेय चट्टान है। लिग्नाइट कोयला नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कुचिकल जलप्रपात निम्न में से किस नदी पर स्थित है? तो कुचिकल जलप्रपात जो है वो बराही नदी पर कर्नाटक में स्थित है, जिसकी ऊंचाई जो है वो लगभग 455 मीटर है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, बराही नदी पर कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप जो है वो हिंद महासागर में स्थित नहीं है? बोर्नियो, यही नहीं है, क्योंकि बोर्नियो द्वीप जो है वो प्रशांत महासागर में स्थित है और यह जो है वो विश्व का तीसरा और एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है। आगे है कि आधुनिक ढंग से सूती वस्त्र की पहली मिल कहाँ स्थापित की गई है? यहाँ आधुनिक ढंग से पूछ रहा है तो वो 1818 में कलकत्ता में स्थापित किया गया था, लेकिन वो असफल रहा था। अगर सफल आधुनिक सूती कपड़ा कारखाना पूछेगा तब आपका आंसर 1854 में बम्बई में खोला गया था और 1856 से उसमें उत्पादन शुरू किया गया था। यहाँ आपसे बस पूछ रहा है, सफल असफल नहीं पूछ रहा है, तो आपका आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, कलकत्ता। आगे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 36। निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में बुद्ध की शिक्षाओं को शुद्ध पिटक एवं विनय पिटक में विभाजित किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, अजातशत्रु। देखिए, अजातशत्रु के शासनकाल में ही महात्मा बुद्ध को निर्माण प्राप्त हुआ था और इसी के शासनकाल में राजगृह में 483 ईसा पूर्व में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था और इसी बौद्ध संगति में बुद्ध की शिक्षाओं को शुद्ध पिटक और विनय पिटक में विभाजित किया गया था। अजातशत्रु से याद रखिएगा, इसने 32 वर्षों तक मगध पर शासन किया था। यह जो था वो हर्यक वंश का शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। मौर्य काल में राज्य की आय का प्रमुख स्रोत क्या था? तो वो था भूमि कर। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, भूमि कर। मौर्य काल में भूमि कर की दर जो है वो उपज का 1/6 भाग या फिर 1/4 भाग हुआ करता था। मौर्य वंश का संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य शासन जो है वो 137 वर्षों तक रहा था। भागवत पुराण के अनुसार मौर्य वंश में 10 राजा आए थे और वायु पुराण के अनुसार मौर्य वंश में 9 राजा हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। कह रहा है निम्नलिखित में से किस शासक ने त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत की थी?
त्रिपक्षीय एक्चुअली जो कन्नौज पर नियंत्रण के लिए गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंशों के पाल शासक जो थे, इन तीनों के बीच संघर्ष चला था, उसको ही त्रिपक्षीय संघर्ष कहा गया था। और त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत जो है वो प्रतिहार शासक बस्तराज ने किया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि पाल वंश की ओर से सर्वप्रथम ये त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था, उसमें कौन शामिल हुआ था? तो धर्मपाल शामिल हुआ था, याद रखिएगा। आगे है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने अमीर कोही नामक नवीन विभाग की स्थापना किस उद्देश्य से किया था? तो यह जो है वो कृषि के विकास के उद्देश्य से किया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। मोहम्मद बिन तुगलक से याद रखिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में ही दक्षिण में हरिहर एवं बुक्का ने 1336 में एक स्वतंत्र राज्य विजयनगर की स्थापना किया था। मोहम्मद बिन तुगलक जो था वो अपनी राजधानी को दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित किया था। इसने सांकेतिक मुद्रा का भी प्रचलन करवाया था और इसी के मृत्यु पर बदायूनी जो है वो लिखता है कि अंततः राजा को प्रजा से और प्रजा को राजा से मुक्ति मिल गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 40। कह रहा है कि तेलुगु साहित्य के प्रसिद्ध ग्रंथ विसुबीतीय की रचना जो है वो किसके द्वारा किया गया है? तो यह जो है वो कृष्णदेव राय के द्वारा किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, कृष्णदेव राय। इसका जो टेन्योर था वो 1509 से लेकर 1529 तक था। इसके राज्य में तेलुगु साहित्य के 8 प्रसिद्ध कवि भी रहते थे जिनको अष्टदिग्गज कहा जाता था और इसके शासनकाल को तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग भी जो है वो कहा जाता है। कृष्णदेव राव जो थे वो आंध्र भोज, अभिनव भोज और आंध्र पितामह की उपाधि भी धारण किया था और इसी के शासनकाल में एक पुर्तगाली यात्री था डोमिगोस पायस, वो विजयनगर आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। मुगल सेना ने मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ पर कब विजय प्राप्त किया था? तो देखिए, अकबर मेवाड़ को अपने अधीन में करने के लिए 1567 में चित्तौड़ पर आक्रमण किया था, लेकिन अंतिम रूप से 1568 में मुगल सेना ने मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ पर विजय प्राप्त कर लिया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? देखिए, क्वेश्चन पूछ रहा है आध्यात्मिक गुरु। ऐसे अगर राजनीतिक गुरु देखा जाए तो वो तो दादाजी कोंडदेव थे, लेकिन आध्यात्मिक गुरु की अगर बात करते हैं तो वो रामदास थे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, रामदास। शिवाजी की अगर बात करते हैं तो ये मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे। इनकी माता का नाम जीजाबाई था। इनका जन्म जो है वो 1627 में सिवनेर में हुआ था और इनको राजा की उपाधि जो है वो औरंगजेब दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में मुस्लिम लीग के कितने सदस्य जो है वो अंतरिम सरकार में शामिल हुए थे? देखिए, अंतरिम सरकार का गठन जो हुआ था वो 2 सितंबर 1946 को हुआ था। इसमें मुस्लिम लीग के सदस्य शामिल नहीं हुए थे। फिर 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग के 5 सदस्य को शामिल किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। अहोम विद्रोह का नेतृत्व जो है वो किसको द्वारा किया गया था? तो अहोम विद्रोह जो हुआ था वो 1828 में गोमधर कुंवर के द्वारा और आसाम इसका क्षेत्र था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। राजा तीरथ सिंह से याद रख सकते हैं, खासी विद्रोह के नेतृत्व करता थे। सेवाराम से याद रख सकते हैं, भील विद्रोह के नेतृत्व करता थे। और दादू मियाँ से याद रख सकते हैं, फराइजी विद्रोह के नेतृत्व करता थे। आगे है अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब किया गया था? तो अखिल भारतीय किसान सभा का गठन जो है वो 11 अप्रैल 1936 को किया गया था लखनऊ में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 11 अप्रैल 1936 को। इसके प्रथम अध्यक्ष जो थे वो स्वामी सहजानंद सरस्वती थे और इनका प्रमुख उद्देश्य जो था वो किसानों को आर्थिक शोषण से मुक्ति दिलाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस समाज सेवी को भारतीय पुण्य जागरण का प्रभात नक्षत्र कहा जाता है? तो यह राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय से याद रखिएगा, इन्होंने 1826 के जूरी विधेयक का घोर विरोध किया था। इन्होंने 1828 में कोलकाता में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। 1825 में इन्होंने वेदांत कॉलेज की स्थापना किया था। इनके सहयोग से ही भारत में सती प्रथा को प्रतिबंधित किया गया और इनको अकबर द्वितीय के द्वारा राजा की उपाधि जो है वो दी गई थी। आगे कह रहा है इंडियन रिव्यू नामक समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो इंडियन रिव्यू के थे G.A. नजेसन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। रामानंद चटर्जी से याद रख सकते हैं, मॉडर्न रिव्यू के संपादक थे। बाल शास्त्री से आप याद रख सकते हैं, ये बम्बई दर्पण के प्रकाशक थे, संपादक थे। और जुगल किशोर तो आप लोगों को पता ही होगा, ये उदंत मानदंड के संपादक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हरटोंग समिति का संबंध किस क्षेत्र से था? तो ये बात है 1929 की, जब सर फिलिप हॉर्टेंग के नेतृत्व में शिक्षा के विकास हेतु एक सहायक समिति का गठन किया गया था, जिसने कि प्राथमिक शिक्षा के राष्ट्रीय महत्व की बात की थी और माध्यमिक स्तर पर मैट्रिक पर विशेष बल दिया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, शिक्षा सुधार।
आगे कह रहा है गांधी जी ने नमक कानून को कब तोड़ा था। तो गांधी जी 12 मार्च 1930 को डांडी मार्च शुरू करते हैं और 24 दिनों के बाद 6 अप्रैल 1930 को डांडी पहुंचकर नमक कानून को तोड़ते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 6 अप्रैल 1930। याद रखिएगा सुभाष चंद्र बोस जो थे वो गांधी जी के नमक सत्याग्रह की तुलना नेपोलियन के एल्बा से पेरिस यात्रा से किया था। आगे है कि निम्नलिखित में से किस योजना के आधार पर भारतीय स्वतंत्रता विधेयक ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत किया गया था। तो यह बात कर रहा है माउंटबेटन योजना की। माउंटबेटन योजना के ही आधार पर भारतीय स्वतंत्रता विधेयक जो है वो ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई 1947 को प्रस्तुत किया गया और 18 जुलाई को उसकी स्वीकृति मिल गई थी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन से याद रखिएगा यह स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो संविधान सभा के विषय में सत्य नहीं है। यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था, ये बिल्कुल सही है। यह जो है वो प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम था, ये गलत है, क्योंकि संविधान सभा के गठन के लिए राज्यों की विधानसभाओं का उपयोग निर्वाचक मंडल के रूप में किया गया था। मतलब कि संविधान सभा जो था वो अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम था, तो ये गलत है। वह बहुदलीय निकाय थी, ये सही है। उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया, ये भी सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे कह रहा है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है। तो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संविधान सर्वोच्च है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, संविधान सर्वोच्च है। यही जो है वो राज्य व्यवस्था के स्वरूप और उद्देश्य का निर्धारण करता है और साथ ही साथ विभिन्न इकाइयों के सृजन का भी प्रावधान करता है। संविधान से ही शासन के सभी अंग जो होते हैं वो अधिकार एवं शक्तियाँ जो है वो प्राप्त करते हैं। संविधान से एक चीज़ याद रखिएगा, संविधान को 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के द्वारा पारित किया गया था। आगे कह रहा है कि भारतीय संविधान में एकल नागरिकता संबंधी प्रावधान जो है वो किस देश से लिया गया। तो संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, विधि निर्माण प्रक्रिया, ये सब जो है वो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटेन। अमेरिका से याद रख सकते हैं, अमेरिका से मौलिक अधिकार, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति पर महाभियोग, ये सब जो है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। वहीं कनाडा से लिया गया संघात्मक विशेषताएं जो है वो कनाडा के संविधान से लिया गया है और आपातकाल जो है वो जर्मनी के संविधान से लिया गया है। आगे कह रहा मौलिक अधिकारों के संबंध में कौन सा कथन जो है वो असत्य है। संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है, बिल्कुल सही है। प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन अनुच्छेद 19 में है, ये भी बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 21 ख में 6 से 14 वर्ष की आयु के समस्त बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रावधान है, ये गलत है, क्योंकि ये 21 के ख में नहीं है बल्कि ये 21 के क में है और इसको 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। निम्नलिखित में से किस विषय के संबंध में नीति निर्देशक तत्वों एवं मौलिक कर्तव्यों दोनों को समान रूप से प्रावधान किया गया है। तो यह किया गया है पर्यावरण के संरक्षण से संबंधित। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। मौलिक कर्तव्य की अगर बात करते हैं तो इसको संविधान में सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर संविधान के 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया है। आगे है क्वेश्चन नंबर 56। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 123 के तहत जारी अध्यादेश संसद का सत्र प्रारंभ होने के बाद कितने समय तक प्रभावी रह सकता है। तो यह 6 सप्ताह तक प्रभावी रह सकता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 6 सप्ताह। याद रखिएगा संसद के स्थगन के समय अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति जो है वो अध्यादेश जारी कर सकते हैं और इसका प्रभाव जो है वो संसद के अधिनियम के सामान्य होता है और संसद का सत्र प्रारंभ होने के साथ ही यह 6 सप्ताह तक प्रभावी रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। अंतर्राज्यीय परिषदों का निर्माण स्रोत है। तो यह एक संवैधानिक निर्माण स्रोत है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए अनुच्छेद 263 इसी के तहत केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए राष्ट्रपति को एक अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना करने की शक्ति जो है वो प्रदान करता है। अंतर्राज्यीय परिषद का निर्माण स्रोत जो है वो संवैधानिक है। संविधान में उल्लेखित प्रावधानों के तहत ही इसकी स्थापना होती है। आगे कह रहा है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो यह राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति। नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक की बात की गई है अनुच्छेद 148 से लेकर 151 तक। यह जो होता है वो सार्वजनिक धन का संरक्षक होता है और यह जो है वो सेवानिवृत्ति के बाद भारत सरकार के अधीन कोई भी पद जो है वो धारण नहीं कर सकता है। इसकी पदावधि जो होती है वो 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो वो होती है। और नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक जो होता है वो संसद की लोक लेखा समिति के गाइड, मित्र एवं मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है। आगे है कि बोहरा समिति किसके अध्ययन के लिए बनाई गई थी। देखिए एक्चुअली
जो राजनेताओं और अपराधियों के बीच साठगांठ होता है, इसी को जांच करने के लिए 1993 में बोहरा समिति का गठन किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, राजनेताओं तथा अपराधियों की साठगांठ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि अपवादों को छोड़ दिया जाए तो भारतीय संविधान के अनुसार विधान परिषद के सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होती है? तो न्यूनतम संख्या जो है वो 40 से कम नहीं हो सकती है, और विधानसभा मतलब विधान परिषद के सदस्यों की संख्या विधानसभा के सदस्यों की संख्या के 1/3 से अधिक नहीं हो सकती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 40। विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु जो है वो 30 वर्ष होनी चाहिए। विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल जो होता है वो 6 वर्षों का होता है, और 2 वर्ष के बाद 1/3 सदस्य जो है वो अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। ध्यान रखिएगा, किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान जो है वो अनुच्छेद 169 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, इसका मतलब है नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया का गठन कब किया गया था? तो इसका गठन जो है वो 1 जनवरी 2015 को मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के द्वारा किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 जनवरी 2015 को। यह आयोग जो है वो सरकार के थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है, और इस आयोग के अध्यक्ष जो होते हैं वो तत्कालीन प्रधानमंत्री होते हैं। आगे है कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की उनके कार्यकाल के बीच से कौन हटा सकता है? देखिए, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति तो राज्यपाल के द्वारा किया जाता है, लेकिन उनके कार्यकाल के बीच जो है वो उच्चतम न्यायालय के प्रतिवेदन पर तथा कुछ निहरताओं के होने पर संविधान के अनुच्छेद 317 के अंतर्गत राष्ट्रपति हटा सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाया जा सकता है, तो वो 3 माह के लिए बंदी बनाया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक अधिकार दिया गया? देखिए, आप लोग पढ़े होंगे अस्पृश्यता का निषेध अनुच्छेद 17 में, और इसी से अछूत समझे जाने वाले व्यक्तियों, जिसमें विशेषकर SC/ST कम्युनिटी को लोग को एक मौलिक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक अधिकार दिया गया। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 17। अगर और ऑप्शंस की बात करते हैं तो अनुच्छेद 14 में है विधि के समक्ष समता, अनुच्छेद 15 में है धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध, और अनुच्छेद 46 में जो SC/ST या फिर अन्य दुर्लभ वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि की बात कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65, कह रहा है किस संविधान संशोधन के द्वारा सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है? तो यह किया गया 57वां संविधान संशोधन 2011 के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं 93 मतलब 73 और 99 और 93 और 97, तो यहाँ संविधान संशोधन के द्वारा सहकारी समिति को संवैधानिक दर्जा तो दिया गया है 57 में आके। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं 73वां संविधान संशोधन, तो ये पंचायती राज से संबंधित है, और 99वां संविधान संशोधन जो है इसके द्वारा राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना जो है वो किया गया था। आगे है कि एक अर्थव्यवस्था की स्थिति जिसमें लंबी अवधि के लिए बहुत कम या कोई वृद्धि नहीं होती है वो क्या कहलाती है? तो उसको स्थिरता कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, स्थिरता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनांकीय लाभांश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? युवा आबादी बढ़ती है, बिल्कुल सही है। कार्यशील जनसंख्या बढ़ती है, ये भी सही है। अस्थिरता अनुपात बढ़ता है, ये गलत है, क्योंकि जनसंख्या ढांचे में बढ़ती युवा तथा कार्यशील जनसंख्या तथा घटते अस्थिरता अनुपात के परिणामस्वरूप उत्पादन में बड़ी मात्रा के सृजन में योगदान करना जो है वो जनांकीय लाभ कहलाता है। इस स्थिति में जो जनसंख्या पिरामिड होता है वो उल्टा बनता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन जो है वो भारत में आर्थिक नियोजन का प्रमुख उद्देश्य नहीं है? तो भारत में आर्थिक नियोजन के प्रमुख उद्देश्यों में आर्थिक समृद्धि है, आर्थिक एवं सामाजिक असमानता को कम करना है, गरीबी निवारण है, रोजगार अवसरों में वृद्धि है, ये सब है, लेकिन सामाजिक विषमता में वृद्धि नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पंचवर्षीय योजना के बारे में कौन सा कथन असत्य है? प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई, ये बिल्कुल सही है। पंचम पंचवर्षीय योजना में भारत में ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गया, ये भी सही है।
द्वितीय पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित नहीं थी, ये गलत है, क्योंकि द्वितीय पंचवर्षीय योजना तो पीसी महालनोबिस मॉडल पर ही आधारित थी, जिसका मुख्य उद्देश्य जो था वो समाजवादी समाज की स्थापना करना, और इसमें ही भारी उद्योगों और खनिजों को उच्च प्राथमिकता दी गई थी। दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला के इस्पात कारखाने जो हैं वो सब इसी योजना के दौरान जो हैं वो स्थापित किए गए थे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70, कह रहा है 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार भारत में अनुसूचित जाति के सर्वाधिक प्रतिशतता वाला राज्य, यहाँ प्रतिशतता वाला राज्य पूछ रहा है, तब आपका आंसर जो होगा वो हो जाएगा पंजाब। पहले नंबर पे पंजाब, दूसरे पे उत्तर प्रदेश, तीसरे पे पश्चिम बंगाल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। लेकिन अगर पूछ दे अनुसूचित जाति की संख्या कहाँ ज़्यादा है, तो पहले नंबर पर यूपी, दूसरे नंबर पर वेस्ट बंगाल और तीसरे नंबर पर बिहार। एक चीज़ याद रखिएगा, 2011 के जनगणना के अनुसार नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में कोई भी जो एससी कम्युनिटी के लोग हैं वो निवास नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन जो है वो भारत की महारत्न कंपनी है। वर्तमान में भारत में कुल 11 महारत्न कंपनियां हैं, एनटीपीसी, ओएनजीसी, सेल, बीएचईएल, आईओसीएल, एचपीसीएल, गेल, बीपीसीएल, सीआईएल, पीजीसीआईएल और पीएफसी। तो आईओसीएल जो है वो महारत्न कंपनियां हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72, कह रहा ब्लैंक के तहत संसाधनों को कुशल आवंटन प्राप्त होने की संभावना है, इस रिक्त स्थान को भरे। तो पूर्ण प्रतियोगिता एक आदर्श विचार संरचना है जो संसाधनों के कुशल आवंटन को प्राप्त करती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, पूर्ण प्रतियोगिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73, भारत में मुद्रास्फीति को किस आधार पर मापा जाता है। तो इसको उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर मापा जाता है, और यह जो है वो भारत में सांख्यिकी संगठन यानी सीओएसओ के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74, कह रहा है जब कृषि कार्य में आवश्यकताओं से अधिक श्रमिक कार्य करते हैं तो इस स्थिति में किस प्रकार की बेरोजगारी देखने के लिए मिलती है। तो देखिए, जब भी कृषि क्षेत्र में अधिकतम उत्पादन हेतु आवश्यक श्रमिकों से अधिक श्रमिक अगर कार्य करते हैं तो उस स्थिति में प्रच्छन्न बेरोजगारी देखने को मिलती है। और प्रच्छन्न बेरोजगारी की अवधारणा का उल्लेख जो है वो सर्वप्रथम श्रीमती जॉन स्विंसन के द्वारा 1936 में की गई थी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रच्छन्न बेरोजगारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75, भारत सरकार ने यूक्रेन में फंसे नागरिकों को वापस लाने हेतु किस मिशन की शुरुआत की है। तो यह क्या है, मिशन गंगा, ऑपरेशन गंगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑपरेशन गंगा। ये जो नाम लिया गया है गंगा, ये एक्चुअली भारत सरकार के द्वारा यह नाम जो है वो एक राहुल सांस्कृत्यान की एक पुस्तक है, बोल्गा से गंगा तक। बोल्गा जो है वो रूस की राष्ट्रीय नदी है और गंगा जो है वो भारत की राष्ट्रीय नदी है, वहीं से यह नाम ऑपरेशन गंगा जो है वो लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76, कह रहा है वर्ष 2022 में कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो टोटल 128 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार दिया गया है, जिसमें 4 व्यक्तियों को पद्म विभूषण, 17 व्यक्तियों को पद्म भूषण और 107 व्यक्तियों को पद्मश्री। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77, कह रहा कॉर्पेट नौसेना युद्धाभ्यास 2021 का आयोजन कहाँ किया गया। कॉर्पेट होता किसके किसके बीच है, भारत और इंडोनेशिया के बीच। इस बार इसका 37वां अभ्यास हुआ था 2021 में, और यह हुआ है हिंद महासागर में आयोजित। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, हिंद महासागर। आगे है कि रेल मंत्री के द्वारा केवडिया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया। केवडिया एक्चुअली गुजरात में स्थित एक रेलवे स्टेशन है, जिसका नाम बदलकर अब एकता नगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79, राष्ट्रीय युवा दिवस 2022 का थीम क्या था। युवा दिवस मनाया जाता है 12 जनवरी को, और इस वर्ष इसका थीम था इट्स ऑल इन द माइंड। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 कह रहा है कि हाल ही में स्वर कोकिला लता मंगेशकर का निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष क्रमशः पद्म विभूषण और भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो उनको 1969 में पद्म भूषण, 1999 में पद्म विभूषण और 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। इसके आगे 80 से लेकर 100 तक का क्वेश्चन जो है वो पीडीएफ के लास्ट में उसका क्वेश्चन और सॉल्यूशन मैथ्स का पूरा अटैच्ड है। पीडीएफ के लिए मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ, आप लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन से जाकर टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम में जाकर सर्च कर सकते हैं या पढ़ेगा इंडिया, वहाँ जो ग्रुप आएगा उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ इसका पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड करवा दिया गया है।
तो यह था हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।